आखिर हालात क्यों नहीं बदल रहे? जुगाड़ लगाकर एक जगह जाऊं, वहां 2 ठुमके लगाऊं और एक फ्री की बाइक हासिल करूं। जो अवाम पिछले 78 सालों से इस कदर करप्ट, नाअहल, निकम्मे लोगों की सरबराही में पल रही हो, वो कैसे शानदार कौम होगी? मुझे सिंपल से बताओ। हमारा सियासतदान वोट लेकर वजीर आजम नहीं बनना चाहता, हमारा चीफ जस्टिस इंसाफ करके नहीं बनता, हमारा थानेदार जराइम खत्म करके थानेदार नहीं बनता। आपके मुआशरे का डीएनए बना, उस डीएनए में सोचने वाला, काम करने वाला, सवाल करने वाला मातूब था। आज ये हाल हो गया। कह रहा है कि मोहसिन नकवी साहब तो शहबाज शरीफ को जवाब भी नहीं देते। बेतौकीरी देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म के ओहदे की। पाकिस्तान में हर कोई डबल शाह है, हर कोई वजीफे से रिस्क हासिल करना चाह रहा है। जैसे हमें खुदा से मांगना चाहिए ना, हम उस यकीन के साथ सेठों से मांग। हमारे बिजनेसमैन, रेंट सीकर्स, प्रॉपर्टी में लगा दो। बड़े बड़े बिजनेसमैन गाड़ियों के ओन के ऊपर पैसे लगा देते। अगर आपका कोई मकसद नहीं था तो अल्लाह ताला क्यों पैदा करता आपको? इधर से शुरू करें। अब हम हमारी मईशत बदलने का जो सबसे बड़ा हमारे पास एवेन्यू बच गया है, वो मादनियात है जो अल्लाह करीम ने हमारी जमीन में डाले हुए थे। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। फरहान साहब एक तरफ तो ये सारी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक हफ्ते पहले उन्होंने पेट्रियन लॉन्च किया है, तो वो भी तो पैसे मांग रहे हैं। अमूमन रफ्तार की वीडियोस लोग पसंद करते हैं और हमें इसलिए सराह रहे होते हैं कि हम ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ बात करते हैं और जिसका कसूर हो उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है, हम सोचते बहुत हैं। और हम ये सोच रहे थे कि हम इन सब चीज़ों पे तो 3 सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क ठीक तो हो नहीं रहा। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो बस इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम लोग फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक साहब के साथ बैठे हैं कि सर आखिर हालात क्यों नहीं बदल रहे? हालात कैसे बदलते हैं मिराज? कुछ करने से। इसी वजह से नहीं बदल रहे। हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ करना चाहते नहीं है, और जो करना चाहता है उसे करने नहीं देते। यह है हमारा सारा मसला। हम लोग मिनहसुल कौम, मिनहस निज़ाम, एक निकम्मा, नाअहल और एक लेजी सिस्टम में फंस गए जहां कोई काम नहीं करना चाहता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आई थिंक ये आपको पता ही होगी क्योंकि मैं दफ्तर में बात कई दफ़ा कर चुका हूं। मैं पिछले 2 महीनों से एक ड्राइवर ढूंढ रहा हूं। आई एम विलिंग टू पे 40-45,000 सैलरी फॉर दैट ड्राइवर। मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि भाई इस ड्राइवर को गूगल मैप इस्तेमाल करना आता हो और शहर के रास्तों का कुछ पता हो और थोड़ा गाड़ी का ख्याल, गाड़ी के बारे में थोड़ा सा जानता हो। मुझे ड्राइवर नहीं मिल रहा, मुझे आप साइड में करना है। मेरे एक और दोस्त हैं, उनका एक शोरूम है गाड़ियों का, वो अपने शोरूम के लिए जमादार या स्वीपर ढूंढ रहे हैं। वो भी 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है। उनको कोई ढंग का जमादार और स्वीपर नहीं मिल रहा जो वो काम ठीक से कर दे। जो जमादार और स्वीपर आता है वो खुद इतनी गंदगी फैलाता है, मेन पूरी, गुटका, मावा हर जगह फेंक रहा होता है कि उसको देख के लगता है यार ये कैसे सफाई करेगा, और ना वो करता है। उसका सफाई से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। उसका बुनियादी काम होता है सफाई करना, और वो काम नहीं करता। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। जब आप हायर हुए उस ज़माने में रफ्तार एक बड़े डेस्परेट टाइम से गुजर रहा था। मैं रफ्तार बनने के 2 साल गुजर चुके थे और मैं मुसलसल सोशल मीडिया मैनेजर्स ढूंढ रहा था कि यार सोशल मीडिया को चलाने वाले कोई लोग मिल जाए। यकीन कीजिए मिनहाज, मुझे नहीं मिले। और फिर आप आए और भी लोग आए। टीम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया, लोग मिल गए और अब अल्लाह का शुक्र है, वी गॉट अ गुड टीम इन प्लेस। लेकिन मुझे रोज़ लोग पूछते हैं फरहान भाई सोशल मीडिया का कोई ढंग का आदमी बता दें, फरहान भाई कोई ढंग का एडिटर, वीडियो एडिटर बता दें। रोज़ पूछते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 35% पे है। यानी कि 100 लड़के ग्रेजुएट अगर कर रहे हैं, उनमें से 35 बेरोजगार हैं। तो उनको जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? यानी कि एक तरफ बेरोजगारी आसमान को छू रही है और दूसरी तरफ ढंग का कोई आदमी नहीं मिल रहा काम करने के लिए। फ्रॉम द वेरी लोएस्ट लेवल जॉब्स टू द हाईएस्ट लेवल जॉब्स। ये क्यों हो रहा है? ये है वो बुनियादी सवाल जिसका हमें जवाब ढूंढने की जरूरत है। ये क्यों हो रहा है कि एक सीवियर मिसमैच है कि रिक्वायरमेंट क्या है माशरे की और डिलीवरी क्या है, लोगों के पास कैपेसिटी क्या है करने की। सीवियर मिसमैच है और ये हर जगह है। और आपको मैं आपको बड़ी मतलब मैंने अपने ड्राइवर को जो लास्ट टाइम था मेरे साथ, मैंने उसको 1 महीने का, अच्छा ही वॉज ऑन द मोबाइल फ़ोन ऑल द टाइम, मोबाइल फ़ोन पे रहता था माशाल्लाह ऑल द टाइम। मैंने उसको एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटा देख,
तुम कराची के नहीं हो, तुम्हें रास्तों का नहीं पता, तुम एक मुझे फेवर करो, तुमको मैं 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुम गूगल मैप समझ लो, फ़ोन लिटरेट तो तुम हो, तुम फ़ोन पे तो हो ना, गूगल मैप समझ लो। उसने नहीं समझा मिनहाज, उसने नौकरी छोड़ दी, वो चला गया। उसने गूगल मैप नहीं समझा, उसने वैल्यू ऐड नहीं की मिनहाज। मिनहाज यही बुनियादी प्रॉब्लम है हम लोगों का। हम लोग काम करके तरक्की नहीं हासिल करना चाहते। हमारा सियासतदान वोट लेकर वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता, हमारा चीफ जस्टिस इंसाफ करके नहीं बनता, हमारा थानेदार जराइम ख़त्म करके थानेदार नहीं बनता। हमारे मुल्क में कोई आदमी, जो मैंने कहा ना, जो कर रहे हैं उनको करना नहीं देना चाहते, तो एक पूरा सिस्टम बना है नाअहली के सराउंड के इर्द गिर्द, कि जिसमें काम करने को एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है। और तो हुआ क्या कि जब आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कोई भी काम नहीं कर रहा, तो मैं भी काम नहीं कर रहा, और एक नाअहलो निकम्मो लोगों की एक फौज मैदान में। अब तो मुझे एक बात बताओ बेनाज, हर फील्ड में इन्हितात कैसे आ गया? हर फील्ड में हम मार खा रहे हैं, हर मैदान में मार खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? अब बताइए। क्योंकि ये कोई टैलेंट पूल नहीं है हमारे पास। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा, हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली व्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये बहुत मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, लोगों को बुरी लगेगी। अगर आप टैलेंट इस चीज़ को कहते हैं कि सलाहियत है, पोटेंशियल है। टैलेंट जब मैं कहता हूँ तो मेरी नज़र में टैलेंट वो होता है कि जो किसी एम्प्लॉयबल फॉर्म में हो, कि वो कुछ करने के काबिल हो। कोई करने के काबिल नहीं है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ, लोग ईमेल्स करते हैं, और यकीन करें ये मेरे जितने दोस्त हैं सबके साथ होता है, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि और ये मैं किसी गुस्से से नहीं बता रहा, ये मुझे दुख है, क्योंकि मैं हर उस बच्चे का दुख महसूस करता हूँ जो मुझे ईमेल करता है, टेक्स्ट करता है, लिंक्डइन में मैसेज करता है, और मैं उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता। लोग कहते हैं, सर आई नीड जॉब, प्लीज गिव मी जॉब। अब जॉब किसकी नीड पे दी जाती है? एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉई की? एम्प्लॉयर की। वो मुझसे ये भी नहीं पूछता आपकी नीड क्या है, कोई मुझसे पूछता नहीं। फरहान साहब, मुझे लग रहा है आपका एक पेन पॉइंट। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो थोड़े स्मार्ट हैं, जो आजकल थंबनेल्स देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं, वो एक थंबनेल बना के भेजेंगे, सर हमें लग रहा है आपके थंबनेल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो बस आटे में नमक के बराबर है। ज्यादा लोग अपनी नीड बताएंगे, सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, आप मुझे जॉब दे दें। अच्छा, अक्सर कभी कभी तो वो इंटरव्यू के लिए मैं बुला लेता हूँ, बात करने के, पूछता हूँ, अच्छा आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? सर आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मतलब आपने इतना भी नहीं सोचा है कि आप एक बंदे के सामने मीटिंग मिल गई है आपको, वो आपसे बात कर रहा है, आप इतना भी सोच के नहीं आए घर से कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। उसने 2 दफा मेरी कोई 4 चीजें रिसर्च भी नहीं की होंगी कि हमें मसले क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नहीं, जॉब दे देना। मतलब बगैर इस्तेहकाक के, बगैर मेरिट जैसे कहते हैं। देखिए, अल्लाह का एक नाम है करीम। उस करीम नाम का जो मायने है वो ये है कि बगैर इस्तेहकाक के अता करने वाला। मतलब आपने मेरे लिए 100 रुपए का काम किया, मैंने आपको 200 दे दिए, मैंने आपके साथ करम का मामला किया। तो जो करम का फेल है, करम का जो नेचर है, ये अल्लाह ताला है करीम। अल्लाह करीम है। अल्लाह कहते हैं मैं बगैर इस्तेहकाक के देने वाला हूं, मैं आपको बगैर इस्तेहकाक के दूंगा। लेकिन यहां पे हर कोई बगैर इस्तेहकाक की चीज हासिल करना चाह रहा है, बगैर मेरिट के हासिल करना चाह रहा है।
और हर कोई किसी सेठ से एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे जरूरत है दे देना। भाई सेठ ये क्यों ना करे कि सेठ बोले भाई आप क्यों दूं मैं आपको जॉब। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम एचआर में जाएं कहीं भी जाएं, ढंग के लोग नहीं है उनके पास और सब डरते हैं बोलते हुए। अवाम के खिलाफ कैसे बात करें। बड़े बड़े अभी इमरान खान साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अवाम अजीम है। ओ भाई अवाम कैसे अजीम होगी जो अवाम पिछले 78 सालों से इस कदर करप्ट नाअहल निकम्मे लोगों की सरबराही में पल रही हो, वो कैसे शानदार कौम होगी। मुझे सिंपल सी बात बताओ, एक स्कूल हो जिसका प्रिंसिपल करप्ट हो, हरासर हो, ड्रिंकर हो, काम पे ना आता हो, जुआ खेलता हो, उस स्कूल के टीचर्स और बच्चों का क्या हाल होगा। बच्चे टॉपर्स निकल रहे होंगे उस स्कूल से, नहीं निकलेंगे ना। तो भाई जिस कौम की लीडरशिप पिछले 78 सालों से जो है वो है, तो उसके बाद ये अवाम आइंस्टाइन कैसे बन जाएगी, न्यूटन कैसे बन जाएगी, इलॉन मस्क कैसे बन जाएगी। आप अंदाजा करें, मैंने कहीं पढ़ा और ये ना मेरे लिए आई ओपनिंग होता है। इलॉन मस्क मेरे ख्याल से पता नहीं सैकड़ों अरब रुपए उसकी वर्थ है ना, सैकड़ों अरब रुपए वर्थ है, रुपए कह रहा हूं, डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस आदमी की वर्थ है। 18 घंटे काम करता है मिनाज। He works for 18 hours every day. वो अपने दफ्तर के डेस्क के नीचे सोता है। He is working hard. हमारे यहाँ लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते मिनाज। सर मिस्टर बीस की एग्जाम्पल है, उसका स्टूडियो के अंदर उसका कमरा है जो बस वो वहां से निकल के वहीं जाता है। हमारे लोग जान ही नहीं मारना चाहते। अब इसकी वजूहात हो सकती है। हाँ। मतलब आप ये कहें कि फरहान साहब ये क्यों है, तो इसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि एक सिस्टम ने मुझे कंडीशन कर दिया, उस पर हम बात करेंगे बाय द वे कि ये आया कहां से, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, इसके सिरे कहां से जाके जुड़ते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारा काम चल रहा है ना, काम तो चल ही जाता है, हमें फ्री का खाना चाहिए, फ्री की बाइक चाहिए, फ्री की बाइक के लिए जिस शो में जाना है उस शो का टिकट भी जुगाड़ से किसी की जान पहचान चाहिए। उस दफ्तर में उस जगह पे लाइन लग के नहीं लेंगे, किसी को फोन करेंगे यार तू मुझे दिला दे टिकट, ताकि मैं जुगाड़ लगाकर एक जगह जाऊं, वहां 2 ठुमके लगाऊं और एक फ्री की बाइक हासिल कर लूं। एफर्ट नहीं करनी है मुझे काम करने के अलावा हर काम बताओ। हमारे यहाँ लोगों का एक वो क्या है, बड़े मजे की मैंने लिखा भी है। लोग देखिए ना, हमारा मसला क्या है मुल्क का, सबसे बड़ा मसला क्या, इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, हमारा दिमाग तो फिर भी ठीक है, सब कुछ है, पैसे नहीं है हमारे पास। हम खाते ज्यादा हैं, कमाते कम है। हम कमाते नहीं है ना, कमाते नहीं है, हमारा मसला है। और कमाने के लिए नंबर 1 चीज क्या जरूरी होती है, एफर्ट। कुरान की वो आयत है ना, अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया भाई जो एफर्ट करोगे वो मिलेगा। हाँ उसके ऊपर दे दूं अलग, जो हमारी कभी कोई दफ्तर की बात होती है, आप कहते हैं जरा आप बोलते रहते हैं हाँ। ये कैसे हो सकता है, कभी मैं कहता हूं ये हो नहीं सकता, अल्लाह आपकी एफर्ट को जाया करते। ये अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है कि आप एफर्ट करें और अल्लाह जाया कर दे। अल्लाह के देखिए कौन करता है ऐसे, ये कौन शख्स कर सकता है जो जिसको कोई गर्ज हो, जिसको कोई आपसे मसला हो, जुल्म करे आपके साथ, इसको मत दो, ये इसने एफर्ट की मत दो, या उसके पास देने के लिए होना, या उसके पास इल्म ना हो कि मुझे पता ही नहीं चला आपने एफर्ट की, मुझे पता नहीं चला आपने एफर्ट की, मुझे पता चल गया आपने एफर्ट की, लेकिन मैंने कहा यार मेरे पास क्या है ही नहीं इसको देने के लिए, मैं कैसे रिटर्न दूं। या तीसरा ये है कि मैं इसी छोटे दिमाग का इंसान हूं कि मुझे कमी पड़ जाएगी इसको देके। यही 3 वजह है ना, और कुछ अल्लाह तो इन तीनों वजूहात से पाक है। इल्म मुकम्मल, बेनियाज, बेइंतहा हर चीज का मालिक, उसको क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला होता नहीं है अल्लाह ताला आपकी एफर्ट आपको पूरा ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मुश्किलात नहीं आती, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। मुश्किलात का आना उस प्रोसेस का हिस्सा है अता के। लेकिन मैं ये आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि हमारा ईमान है ना, कोर बिलीफ होता है कि यार मेरा कुछ चीजों पर कोर ईमान है। जैसे हमारा रफ्तार पे कोर बिलीफ है ना यार कि हमें हक के साथ डट के खड़ा होना है। हमने अपना बना लिया है, हमने बोला यार ये नहीं कर पाएंगे तो बंद कर देंगे, यार हमारा कोर बिलीफ है ये करेंगे। कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ काम हमेशा करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, वो बना लिया। हमारे कुछ कोर बिलीफ्स हैं हमारे सिस्टम के, हम उसके ऊपर चलते हैं। इसी तरह हमारी सोसाइटी के कुछ कोर बिलीफ्स हैं, और उस कोर बिलीफ में एक चीज शामिल है कि हमारा अपने जोरे बाजू पे यकीन नहीं है।
हमारे लिए सबसे, तुम जाओ पापोश में एक दरगाह है, तुम जाओ नाजाबाद, नाजा पापोश हो गया, तुम जाओ लालू खेत में एक दरगाह है। इन दरगाहों पे लोग किस चीज़ की चीज़ें मांग रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेरीज, तुम वो एक हमारा रिलीजियस चैनल है उसके ऊपर लोगों कोई भी Q&A सेशन देखो, रिस्क रिस्क, हर कोई वजीफे से रिस्क हासिल करना चाह रहा है। रिस्क हासिल करने का वजीफा बता दे, शॉर्टकट। रिस्क हासिल करने का वजीफा बताए, 4 दफा ये पढ़ूं, 7 दफा ये पढ़ूं, 3 बाजरे के दानों पे पढ़ के फेंक दूं और मैं करोड़पति हो जाऊं। मौलाना असलम शेखपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका जबरदस्त वाक़या, जबरदस्त शख्सियत थी उनकी। उनके पास लोग आते थे अपने मसाइल लेके, तो एक दफ़ा एक शख्स आया उनके पास, जिन्होंने अपने दरस कुरान की कैसेट में ऑडियो रिकॉर्डिंग में वाक़या, उन्होंने कहा मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा हज़रत मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ कुछ किया है। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे हैं हज़रत कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, बीवी भी नाराज़ होकर मैके चली गई है, घर में बिल्कुल मेरे आफतों पे आफतें आ रही हैं। तो शेखपुरी साहब ने कहा यार मसाइल तो तुम्हारे साथ बहुत हो रहे हैं, ज़रा उनको बिठा लिया, बोला ज़रा बताओ क्या हो रहा है। उन्होंने बोला भाई अच्छा अभी बताओ। उन्होंने कहा चलो पहले कारोबार दुकान से शुरू करते हैं। उन्होंने दुकान से पता करना शुरू किया, अच्छा भाई कब खोलते हो दुकान? हज़रत ज़ोहर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के कारोबार का आगाज़ करता हूँ और इशा पढ़ के बंद कर देता हूँ, इशा के लिए बंद करके जाता हूँ। उन्होंने कहा माशाल्लाह नमाज की पाबंदी तो आप खूब कर रहे हैं। ज़ोहर के बाद खोलता है, इशा के बाद बंद कर देता है। अच्छा उसके बाद उससे और कुछ चीज़ें उन्होंने मालूमात ली, तो उसकी दुकान में ना सामान, ना उन जिस मार्केट में बैठा हुआ था उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट्स, ना उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी। उन्होंने सारी चीज़ें असेस कर ली। फिर उससे उनको समझ में आ गया कि जब ये कमा नहीं रहा, पूरा इंटरव्यू ले लिया, तो लाजिम है बीवी घर पे बैठी हुई है। अब बीवी को तो जब फाइनेंशियली वो बुरे हाल में होगी तो बीवी क्यों रहेगी एक ऐसे आदमी के साथ जो बच्चे में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा कर चुके हैं, वो तो बच्चे भी हैं, बीवी भी है, खिला पिला आप रहे हैं, तंग कर रहे हैं आप उनको। वो चली गई माँ मैके। तो शेखपुरी साहब ने पूरा उसका ना इंटरव्यू सुनने के बाद बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, किसी ने कुछ जरूर किया है तुम्हारे साथ। उसने कहा हजरत बताएं, हजरत पता लगाएं, वजीफा करके मुझे बताएं, जायचा खींचे, पता कैसे। हजरत ने बोला बेटा जिसने तुम्हारे साथ कुछ किया है वो तुम खुद हो, तुमने अपने साथ ही कुछ किया है। ये हमारा ईमान ख़त्म हो गया है। इनहाज मैं यकीन करो दीवारों पे सर मारने का दिल चाहता है। हमारी सोसाइटी का अपनी एफर्ट से ईमान ख़त्म हो गया है। तकवीनी मामलात पे हैं, गैबी मदद, तकवीनी मामलात। अब भी आपने ये पाक भारत जंग के अंदर भी सुना कि किसी ने कोई फरिश्ते आ गए और ये हो गया और वो। हम एक दियो मालाई, तो पिछली जंगों में भी वो फैंटास्टिकल बीस, मतलब हमारे पास हर चीज के लिए कोई एक गैर मरई काम है। मतलब मैं एक रेडियो शो सुन रहा था 3 दिन पहले, उस रेडियो शो में एक एंकर, वो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, तो उस एंकर के पास एक साहब की कॉल आई, मैडम वो कुछ शायद वो मजहबी कोई होंगी प्रीचर, तो उनसे किसी ने ना रिस्क के लिए, तो बगैर ये पूछे हुए कि अच्छा करते क्या हैं, क्या आता है आपको, कहाँ जॉब ढूंढी। उन्होंने बोला ऐसा करें, बाजरा एक मुट्ठी लेके रोज बाजरा खिलाया करें कबूतरों को, इतनी फरावानी होगी रिस्क की। अब मेरा तो जो खुदा की कसम यार, मैंने कहा ये क्या नॉनसेंस है यार। मतलब कोई आवेगा आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो आपका पहला बिलीफ ये है कि वजीफों से रिस्क आ जाएगा, मैं 4 दफा ये पढ़ूंगा, 5 दफा ये पढ़ूंगा, रिस्क आ जाएगा। देखिए अल्लाह के नबी का बहुत क्लियर प्रिंसिपल है इस बारे में, टाई और कैमल। यार आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये होता तो अल्लाह के नबी क्यों खंदक में उतर के पत्थर तोड़ते? अल्लाह के नबी क्यों अपने पेट पे पत्थर, उनसे ज्यादा वजीफे, मतलब उनकी जुबान से निकले हुए लफ्ज से ज्यादा मकबूल कोई लफ्ज है कायनात में? क्यों जाके ताइफ में पत्थर खाते? मतलब आप उनकी जिंदगी देखें यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये मौलवी हजरात, यही मैं कहता हूं ना, एक बड़ी स्कीम के तहत कुरान से और अल्लाह के नबी की जिंदगी से आपको दूर कर दिया, क्योंकि वो एक इंतहाई प्रैक्टिकल जिंदगी है, वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। अल्लाह के नबी से क्या वो कर रहे हैं कुरैश वाले, क्रिटिसिज्म। ये कैसा नबी है जो गलियों में घूमता फिरता है, सौदा खरीदता है, शादियां करता है? मतलब वो कह रहे हैं कि ये कुछ अलग सा होना चाहिए, नबी को कुछ अलग सा होना चाहिए। सो पहली चीज जो हमें देखने की जरूरत है कि क्या रिलीजन हमें ये कहता है कि बस हक अल्लाह और बस छोड़ दो सब काम, सब हो जाएगा पूरा? नहीं कहता।
नहीं कहता। मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में वाकया सुना चुका हूँ, दोबारा सुना देता हूँ। हज़रत मरियम से आली मर्तबत कोई खातून नहीं है इस कायनात की। हज़रत मरियम, कुछ रिवायात में आता है 15-16 बरस की थी जब वो हज़रत ईसा के साथ प्रेग्नेंट हो गई। हज़रत मरियम की जब ज़चगी का वक्त आया, विलादत का वक्त आया ईसा की, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम वादी में जाओ, दरिया के पास, और जाकर वहाँ पे पानी पियो और वो करो। तो उस हालत में जब हज़रत मरियम की मेंटल स्टेट ये, अब आप इमेजिन कर सकते हैं उनका ट्रॉमा। एक लड़की जिसको किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उम्र भी कम है, कोई जमाने वाला इतबार नहीं करेगा कि उनका कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो, बहुतान लगेगा उनके ऊपर। वो इसलिए कुरान में अल्लाह ने रिकॉर्ड किया है उनकी उस तकलीफ वगैरह, नसीम मनसिया, काश मैं भूली बिसरी दास्तान हो जाती, मर मिट जाती, मुझे कोई याद ही नहीं रखता। मतलब वो कह रही है कि काश मैं इरेज हो जाती, मतलब मेरी कोई जिंदगी नहीं होती। सोच रहे हो कभी तुमने अपने बारे में ये सोचा है? कभी किसी ने सोचा यार काश मैं पैदा ही नहीं होता यार? इसका मतलब ये मेंटल स्टेट था उनका कि वो कितने ट्रॉमा में थी। उस ट्रॉमा और ये तो इमोशनल ट्रॉमा, फिर एक फिजिकल ट्रॉमा चाइल्ड बर्थ का। उस ट्रॉमा के दौरान वो जब गई दरिया के पास जाके लेटी, तो अल्लाह उनको हुक्म क्या दे रहे हैं, मरियम जरा एक दरख्त को के तने को हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, वो खाओ, बेहतर महसूस करोगी। यार जो रब बगैर बाप के ईसा दे रहा था, बगैर तना हिलाए खजूर नहीं दे सकता था? दे सकता था। मेरी नज़र में इस वाक़े का कुरान में रिकॉर्ड होने का एक मकसद है मिनहाज, कि फरहान मलिक और मिनहाज को ये बात बताई जाए। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि आप समझ लें ये दुनिया काम करने की जगह है, एफर्ट करने की जगह। एक और जगह अल्लाह फरमा रहे हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सो इस ये जो फिनोमेना ना वजीफों वाला, इसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग दीन बनाया गया है जिसमें बाबों को, आई एम सॉरी, जिसमें एक कुछ रिलीजियस फिगर्स को तगड़ा करने के उनके हाथ में रिस्क दे दिया हमने। उनके वजीफों के रिस्क बिल्कुल एफर्ट से निकल के उनके हाथ में चला गया और वो लोग करते। सो एक तो ये हो गया। तो ये हमारा कोर बिलीफ गलत है कि वजीफों से। दूसरा कोर बिलीफ क्या है, कैसे पैसा आएगा? जुगाड़, शॉर्टकट, छक्का। स्टॉक वाला बोलेगा कोई टिप दे दो, सर को टिप दें, सर ऐसी टिप दें 1 हफ्ते में पैसा डबल, पैसा डबल। वो अदील ने बहुत अच्छी बात बोली है उस पॉडकास्ट में। अदील कह रहा है मुझे लगता है हर पाकिस्तान में हर कोई डबल शाह है। क्यों है डबल शाह? काम नहीं करना, सब्र भी नहीं करना। एक तो काम नहीं करना और जल्दी चाहिए, बहुत चाहिए, और चाहिए भी अभी फटाफट। हमें नौकरी कैसे चाहिए? सिफारिश। यार आप बोलते हैं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ना, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा जो देगा पहले तो वो रहम की बुनियाद पे दे, दूसरा उसकी रहम तक पहुंचने के लिए भी कोई बंदा बोल दे। हाँ, पहले तो वो था, हाँ, एफर्ट नहीं कर। हाँ, आ रहे हैं इस पे जुगाड़। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तुमने बात छेड़ी कि उस बंदे को आप समझते क्या है। अगर आप किसी से जुगाड़ की बुनियाद पे जॉब लगा रहे हैं, इसका मतलब ये जुगाड़, ये जॉब मेरिट की बुनियाद पे नहीं, ये काम मेरिट की बुनियाद पे नहीं है। हाँ। अगर ये प्योरली जुगाड़ की बुनियाद पे हो रहा है, मतलब कोई आपको जुगाड़ की बुनियाद पर कहीं चले लैंड तो करा सकता है, लैंड करा दिया, सरवाइव नहीं करेंगे आप वहां। तो वहां पे जाके क्या करता है वो? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, नेशनल मॉन्यूमेंट बनाता है इस्लामाबाद वाला। हर दफ्तर में वो नेशनल मॉन्यूमेंट है, हर दफ्तर में वो काम नहीं कर रहा। हाँ। वो हुजूर का इकबाल बुलंद करता है, वो करके वो सरवाइव करता है। अगेन मैं काम नहीं करना उसको जो काम करना है वो नहीं कर रहा हो। जी हाँ, जिसको जो काम करना है, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, गौर से सुनो। यहाँ जिसको जो काम कानूनी आईनी तौर पे करने का है, हाँ, वो काम नहीं करता, उसके अलावा काम करना है उसको। अब मसला क्या, आप जब किसी सेठ के साथ बगैर इस्तेकाक के काम करते हैं तो आप खालिस उसके करम के मुंतजर रहते हैं। करम हो जाए बॉस का तो मैं रहूंगा, ठीक है ना? तो यानी कि आप उसको एक खुदाई रुतबे पे फाइज करते हैं अपने उस बॉस को। हम उस मट्टी के इंसान को पत्थर का बुत बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसको पुरुष ही नहीं महापुरुष बना देते हैं। फिर ये बहुत जगह होता है, मैं बताता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अक्सर मुझसे ये सवाल होता था और मेरा इस बारे में बड़ा मैं क्लियर हूं कि जब आप किसी जगह के मैनेजर या बॉस होते हैं या कॉर्पोरेट लीडर होते हैं,
तो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मुझे इस इदारे के बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। यही होती है, यही है ना। मैं मुझको जिम्मेदारी दी गई है कि यार इस डिपार्टमेंट को, इस इदारे को सही से चलाओ। उस जिम्मेदारी के रास्ते में कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग हायर करने पड़ते हैं, हायरिंग होती है, कभी कभी हालात बदल जाते हैं, इकोनॉमी तब्दील हो जाती है, जॉब मार्केट चेंज हो जाती है। तो इदारे का बेस्ट इंटरेस्ट इस चीज में होता है कि लोगों को लेट गो किया जाए। अच्छा, बाय द वे, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में ये, और ये क्यों है इतना बड़ा इशू, मैं आपको बताता हूँ। पूरे यूरोप में उनकी ह्यूमन वैल्यूज आपसे बहुत तगड़ी है। स्कैंडिनेविया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट है, हर जगह। अमेरिका में तो आप छोड़ ही दें, गूगल जैसी $1 ट्रिलियन कंपनी भी लोगों को फायर करती रहती है। सिंपल सी बात है, जो नेचुरल सिचुएशन है उसके हिसाब से चलते हैं वो लोग, कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। और जब आप टीम में हैं, आप बेहतरीन आपका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सेठ है, उनको जब लोग गॉड कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करते हैं तो वो अपने आप को राज़िक समझना शुरू कर देते हैं। मत निकालो यार, रख लो। अब उसको अब वो उसकी डबल वहमी है। पहली वहमी तो ये है कि आपने बगैर इस्तेकाक के जब किसी को रखा तो किसी इस्तेकाक वाले का हक मार लिया। बगैर मेरिट के मैंने एक बंदा हायर कर लिया तो एक कोई मेरिट पे आ सकता था, उसका काम बढ़ा दिया या उसका हक मार लिया। पहला तो एक ये जुल्म आपने ये कर दिया। दूसरा ये है कि आपने एक बंदे को उस पोजीशन में बिठा दिया जो वो डिजर्व ही नहीं करता। तो वो तो पूरा टाइम बड़ी चड्डी पहन के चड्डी संभालने में लगाएगा। उसको तो ये चीज, वो तो बस, वो फिर क्या करता है, हुजूर का इकबाल बुला लो, हुजूर का, फिर वो काम नहीं करता। और आप उसको ट्रेन भी नहीं करते काम करने के लिए, क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकता था, उसको वो काम आता ही नहीं था। तो आपने एक तो किसी और का हक मारा, दूसरा आपने उस शख्स जिसको आपने बजायर फेवर किया है उस पर भी जुल्म कर दिया क्योंकि इसका इस्तेकाक नहीं था। और जब आपका काम नहीं हो रहा होता है ना, तो आप मस्का पॉलिश पे एक हद तक ही ग्रो कराते हैं और कहते हैं यार रहने दो, उसको पढ़ा रहने दो। फिर आपकी कंपनीज में इस तरह के दर्जनों, कई कभी सैकड़ों लोग होते हैं जो पढ़े हुए होते हैं, वो आपके किसी कॉर्नर ऑफ द माइंड में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते। क्यों? इतनी सस्ती रिसोर्स है। अभी मेरी डॉक्यूमेंट्री पे भी काम हो रहा है, मैं उसका भी नहीं बताऊंगा उसमें हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। शॉकिंग रेवलेशंस है कि लोग यहां किन तनख्वाहों पे लोगों को रखा हुआ है लोगों ने। मैं फॉर्मल सेक्टर की भी बात कर रहा हूं, किन तनख्वाहों पे रखा हुआ है। मतलब 2.5 लाख रुपए में 5, 7, 8, 10 लोग हायर हुए हैं किसी जगह पे। रख लिया उसने, उसका जितने का बिजली का बिल आता है उसमें उसने 10 लोग हायर किए हुए। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, और ये क्योंकि आजकल कन्फ्यूजन भी बहुत हो रही है। लोग समझते हैं कि ये जो लोग इदारे जो सैलरियाँ कम दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं वगैरह, वो इदारे की तरफ जुल्म मंसूब करते हैं और वो समझते हैं कि कम तनख्वाह के जो जिम्मेदार है ना वो बॉसेस या फिर मालिकान है। जबकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें हकीकत क्या है। क्या इदारे कसूरवार हैं या मैं और आप खुद अपनी कम तनख्वाह के कसूरवार हैं? अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, हिस्सा बकदरे जुस्सा। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर होता है ज्यादा जिम्मेदारी उसी पे होती है। तो इदारे ज्यादा जिम्मेदार है। सबसे पहले तो ये समझ लें ज्यादा जिम्मेदार क्यों है। क्योंकि अभी मैं अपने मीडिया की बात करता हूँ, मैं पिछले कई सालों से इतने सारे यंग स्पेशली कैमरामैन, आई डोंट नो क्या हो रहा है, जवान कैमरामैन की अब बात हो रही है। किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, और सब इंतहाई टफ फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और जब वो इंतकाल होता है फिर खतरनाक किस्म की पोस्ट आती है उनके इदारों के बारे में कि इसका कातिल ये इदारा है। ठीक है, तो अब इसी एक इशू को ले लेते हैं। इस इशू की 2 साइड्स हैं। पहले जरा बात करते हैं बड़े लोगों की, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम ये है कि चूंकि मीडिया एज अ बिजनेस रन नहीं होता और एफिशिएंसीज नहीं है इसमें, और उनको गॉड कॉम्प्लेक्स, लोगों ने उनको गॉड कॉम्प्लेक्स में मतलब वो हायर कर लेते हैं लोगों को, फिर उनको उन लोगों से कोई काम नहीं होता, फिर वो उनको फायर भी नहीं करते, कहते लगा हुआ तो है। लेकिन आप वो एक बंदे को जब हायर करें और उससे काम ना, आपने उसको तबाह कर दिया, आप उसको बेकार कर रहे हैं, आप उसको एक चीज के पैसे दे रहे हैं जो वो नहीं, आप काम ना करने के पैसे दे रहे हैं, फिर आपको वो पैसे बुरे लगते हैं तो आप उसको तनख्वाह नहीं बढ़ाते, आप उसको वहीं बैठा छोड़ देते हैं। अच्छा, वो तो बैठ गया। अच्छा, तो पहला जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों का है जो ये इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। उनको भी गॉड कॉम्प्लेक्स है कि हम राज़िक हैं यार, अच्छा इसका चल रहा है। हुजूर आप राज़िक नहीं है,
आपके इदारे के अलावा करोड़ों अरबों लोग दुनिया में हैं जिनको अल्लाह ताला खिलाता है, पिलाता है। और इंसानों को छोड़े, अल्लाह पाक चिड़िया को, चींटी को, हाथी, शेर, बकरी को, सबको खिलाते पिलाते हैं। पैरासाइट्स को भी खिलाने पिलाने का इंतजाम अल्लाह ताला करते हैं। आप नहीं है राज़िक, थोड़ा सा नीचे उतरिए। मुझे पता है लोगों ने हम लोगों को आसमान पे चढ़ाया हुआ होता है, लेकिन नीचे उतरे, आप राज़िक नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है बेस्ट एफिशिएंसीज मेंटेन करना और बेस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी देना। अनलिमिटेड रिसोर्सेज अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। यही मेरा प्रॉब्लम है इस पूरी चीज से। तो एक तरफ उनकी गलती ये होती है कि वो एक पूरा प्रेसिडेंट ही गलत सेट करते हैं उसका। दूसरी तरफ जो लोग हैं, यार मिनहाज 20 साल से 15 साल से 30,000 रुपए पे काम कर रहा है। मिनहाज 30,000 रुपए में क्या होता है मिनहाज? मिनहाज मैं लोगों को बताता हूँ, ये हमारे दफ्तर के नीचे वो क्या बेचता है, वो होती है कचौरी जी। यार दैट मैन मस्ट अर्न, मतलब अल्लाह उसको बरकत दे, मैं उसका कमाउट, लेकिन वो बंदा ये मिनिमम इससे ज्यादा एक दिन के बनाता होगा, लेकिन वो पागलों की तरह मेहनत कर रहा होता है अपने कचौरी के स्टैंड पे, लगा रहता है, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, नीचे गटर उबल रहा हो, वो कचौरियां बनाता है। एक ठेला है उसके पास, एक ठेला, बट ही मेक्स मनी, ही पुट्स इन द एफर्ट एंड ही मेक्स मनी। यार आप कैसे 30,000 रुपए के ऊपर 30 साल से 15 साल से बैठे रह जाते हो यार? नहीं दे रहा। मसला क्या है, वो समझता है सेठ खुदा है। जैसे हमें खुदा से मांगना चाहिए ना, हम उस यकीन के साथ सेठों से मांगते हैं, और सेठ खुदा नहीं है, सेठ हमें डिसअपॉइंट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये दोनों का फॉल्ट है। सेठ का तो फॉल्ट है कि उसने खुदा बनने की कोशिश की और करीम बनने की कोशिश की कि अहलियत के बगैर अता किया, लेकिन उससे बड़ा फॉल्ट उसका है जिसने वो अता ले ली और वो भी इसको खुदा समझने लगा, और उसको लगा कि ये तो देता रहेगा। नहीं देता रहेगा, वो अल्लाह के सिवा किसी में ये जान, ताकत, हिम्मत, वसाइल नहीं है जो आपको पाले। ये अल्लाह ने रब कितनी जगह कुरान में अपने, रब कौन है? अल्लाह है, उसके अलावा रब है पालने वाला, रब परवरदिगार है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा रब के नाम से अपने आप को बुलाया। क्यों बुलाया? उसकी ये बहुत बेसिक सिफ्त है, वो बता रहा है बार, मैं पालूंगा तुमको, डोंट वरी, मैं पालता हूं, मैं पालता हूं, मैं पालता हूं। मगरिब का भी रब हूं, मशरिक का भी रब हूं। अल्लाह रब है, रब है। अल्लाह बार बार दोहरा रहे रब है। सेठ साहब कर देंगे। हम एक पूरा मुआशरा बना रहे हैं जिसमें हम एफर्ट को, मेरिट को, इंसाफ को हमने तहस नहस कर दिया। एक तर्ज पे मबनी, तर्ज पे मुआशरे चलते हैं। हम अमेरिका से, सऊदीया से और दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट भी इसी बुनियाद पे मांग रहे हैं। यार प्लीज यार कुछ दे दो, कोई नहीं दे रहा। अब हम हमारी मुआइशत बदलने का जो सबसे बड़ा जो हमारे पास एवेन्यू बच गया है, वो मादनियात है जो अल्लाह करीम ने हमारी जमीन में डाले हुए थे। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। और यार गैस है नीचे, यार तेल है नीचे, यार वही निकाल, अच्छा वो भी हम खुद नहीं निकालते, उसके लिए भी कोई अमरीकी आएगा, कोई चाइनीज आएगा, हमारा ईमान किसी एक दिन और होगा पे कि एक दिन और कुछ ना कुछ होगा, एक बंदा आएगा, करेंगे नहीं, होगा, एक बंदा आएगा। अभी वो इसमें चलाना, वो जो एक साहब का शॉट है, जरा आप देखिए, आप लोग ये जरा सुनिए इनकी बात। हाँ, मुझे कहते हैं आपको वजीर आज़म बना दे तो आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं 1000 बंदा मारांगा। क्या बात है। मैं कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस मैजिक सर? कहते उससे क्या होगा? मैं पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं क्या, अगर 16 करोड़ आबादी 1000 बंदा मार के बाकी 16 करोड़ सुखी हो जाती है तो इट्स नॉट टू बिग ए कॉस्ट। 16 करोड़ के मुल्क में 25 करोड़ के मुल्क में 1000 आदमी को मार दे, सब ठीक हो जाएगा। आपकी अकल पे मातम करने का दिल चाहता है, यानी कि आपको पता ही कोई नहीं है, आपको समझ ही कोई नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा। अगर ऐसे ठीक होना तो हो जाता, हर कोई यही सोच के आता है मैं ठीक कर दूंगा, नहीं हो रहा आपसे ठीक, क्योंकि नोबडी इज ट्रीटिंग द एलिफेंट इन द रूम। हम एक मेरिटोक्रेसी, यार मदीने से ज्यादा, रियासत मदीने से ज्यादा मेरिटोक्रेसी की रियासत क्या होगी? कौन सी रियासत थी जहां एक छोटे से बच्चे को, भैया एग्जाम्पल ना मेरे साथ, मदीने से दूर एक गांव से लोग आए अल्लाह के नबी के पास, उनके उस कबीले के चौधरी भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, सब कुछ थे। उन्होंने बोला अल्लाह के नबी हमने मस्जिद बना ली है, अब इमाम आप किसी को मुकर्रर कर दें। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हें से कुरान किसको ज्यादा आता? एक बच्चा था 13 साल का,
शायद बालिग भी नहीं था जहां मुझे याद पड़ा। आया, उसने सुनाया, अल्लाह के नबी ने उसको अपना कुर्ता दिया, ये इमामत करेगा। इकबाल ने तो अभी कहा था, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मदीना से ज़्यादा मेरिट कहीं नहीं था। एक खातून बायोग्राफर हैं अल्लाह के नबी की ज़ात की, वो कहती हैं कि हम गैर मुस्लिमों का बहुत बड़ा मसला है कि हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते, क्योंकि अगर आप मोहम्मद को जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं विदाउट एनी डिवाइन हेल्प, तो मोहम्मद की पर्सनालिटी अनबिलीवेबल है कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मेरिटोक्री। मैं तो बार बार ये बोलता हूं, हमारे नबी को कायनात के हर मेयार पर परख कर, जांच कर देख लो, हमारी किताब को हम तो मेरिट वाले लोग थे यार, और हम लोग सबसे निकम्मे नाअहल हो गए। ये है हमारा मसला। तीसरा बड़ा मसला क्या है जो मैं बात कर रहा था, आजकल हम वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली भी चीज कर रहे हैं। चक्का, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पता है अमेरिका में रिसर्च हुई, अदील शेयर दैट, अदील ने कहा कि अमेरिका में रिसर्च हुई कि अमेरिका में लॉटरी होती है ना, तो लॉटरी के सबसे ज्यादा टिकट्स कौन लोग खरीदते हैं, तो उनको आया जो मुआशरे के गरीब तरीन लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। और एक और खौफनाक रिसर्च बताऊं, अगर गरीब तरीन लोगों का लॉटरी का टिकट निकल भी आए तो वो सारी दौलत उड़ा के जाया कर देते हैं, उनके किसी काम को नहीं आती, किसी काम को नहीं आती। ये तो हमने बिल्कुल उन लोगों की बात कर ली ना। देखें अभी आते हैं क्यों है, लेकिन एक दूसरी साइड भी है इसकी। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क में हर सतह पे रेंट सीकिंग है, हर कोई निकम्मा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सिर्फ अवामुन नास। एक सबसे ज्यादा जॉब्स किस चीज की है, बाइकिया यार, ये वैल्यू एडिशन की जॉब है आपके मुल्क में, और उसमें भी अब इतने भर गए हैं कि 50-50 रुपए की खातिर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, उसमें इतने भर गए, वो खप मच गई है बाइकिया। और मतलब आपको लग रहा है इस शहर में कोई और काम हो रहा है, हर कोई बाइकिया राइडर है। क्या बनाते होंगे बेचारे यार। एनीवे, तो ये तो एक बिल्कुल नीचे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये टॉप लेवल पे भी ये हो रहा है। हमारे बिजनेसमैन, रेंट सीकर्स, प्रॉपर्टी में लगा दो, प्लॉटों में पैसे लग रहे हैं। हमारे मुल्क का सबसे ज्यादा पैसा प्लॉटों में लगा हुआ है। प्लॉट क्या करता है भाई, प्लॉट कुछ नहीं करता। बड़े बड़े बिजनेसमैन गाड़ियों के ओन के ऊपर पैसे लगा देते हैं। यार सोचो, किसी को धंधा नहीं करना, किसी को एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी, कोई बिजनेस बिल्ड नहीं करना, रेंट सीकिंग करनी। मेरा पैसा, इस पैसे से और पैसा खींच लेता हूं मैं। यहां पाकिस्तान में आप अगर अरबपति पैदा हुए, आपका बच्चा भी अरबपति मरेगा। अमेरिका में अगर इलॉन मस्क सिफर पैदा हुआ और आज ट्रिलियनेयर है, लेकिन हो सकता है कि अगर इलॉन मस्क काम ना करे तो इलॉन मस्क फुकरा मरे। ये होती है जिंदा मुआशरे की पहचान, कि आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। ये जो फ्लैट लाइन है ना, दिस इज डेथ। हमारे मुआशरे में फ्लैट लाइन है। गरीब पैदा हो गया, कोई ना यूं जा सकता है, वह गरीब रहेगा। अमीर पैदा हो गया, अमीर रहेगा। कोई अपवर्ड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी नहीं है। ये मसला है। तो हमारे अमीर, अच्छा बाय द वे, अमीर ही जिम्मेदार हैं इसके। एक्चुअली अमीर भी जिम्मेदार नहीं है, उससे पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप मुझे मौका दें तो उस पर भी बात कर सकती है। सर, तो ये आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन जाहिर है एक हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ना। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर हम इस नहज तक पहुंच कैसे गए, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। इसकी वजह बहुत पुरानी है। इसकी वजह 1793 से शुरू होती है, जब गोरा साहब ने बरसगीर के खित्ते में लैंड रिफॉर्म्स की। वो लैंड रिफॉर्म्स क्या थी? जुल्म था। ज़मीन के असली हकदारों से ज़मीन ली, हवाले कर दी अपने लॉयल सर्वेंट्स की, जिनकी वो ज़मीन नहीं थी, और बस वहाँ से रौला पड़ गया। देखिए आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ ना, यार गोरे ने कम से कम यहाँ पे वो तो बनाया, क्या कहते हैं, फ्रेयर हॉल गोरे ने बनाया, रेलवे का ट्रैक गोरों ने बनाया, सिंध हाईकोर्ट की बिल्डिंग देखो। ये बिल्डिंगें और ये सारी चीजें हमें दिखाते हैं हमें। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, गोरे ने हमसे लिया क्या? अगर आप आज ये नहीं समझे तो आप
आपको पाकिस्तान के 99% मसाइल की कोई समझ नहीं आएगी। अगर आपको ये समझना है ना कि पाकिस्तान यहाँ क्यों है, तो आपको समझना पड़ेगा कि गोरे ने आपके साथ किया क्या था। जब चंद लोगों की हुकूमत होती है ना, तो वो नाअहलों को आप पर मुसल्लत करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। गोरे ने एक सिस्टम बनाया। गोरे, ये ब्यूरोक्रेसी में इतने पैसा क्यों है, इतनी रिफॉर्म्स क्यों है, 50-50 कनाल के घर क्यों होते हैं सरकारी अफसरों के, मैं बताता हूँ। दरअसल कोई लंदन से आके यहाँ काम नहीं करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, तो करते क्या था कि वहाँ के सबसे बदमाश, निकम्मे, नाअहल, करप्ट लोगों को इंसेंटिवाइज करते थे। कहते थे यार बात सुन, तू आ जा, यार तेरा घर भी बड़ा होगा, 50 नौकर होंगे तेरे पास, तुझे ये भी दूंगा वो भी दूंगा, ये सब। वो इतना खतरनाक एक्स्ट्रावेगेंजा किस्म का पैकेज उसका बनाते थे। और उसके बाद भी जो करप्ट तरीन, उनका जो सबसे बड़ा जो ट्रैश क्राउड था, वो आता था यहां काम करने के लिए। तो ये वहां से शुरू हुआ। उन लोगों को लाके बिठाया गया इधर हमारे एरिया में। उन लोगों ने, जिन लोगों को यहां हमारे ऊपर हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल किया, वो यहां का ट्रैश थे, वो यहां का बिल्कुल घटिया लोग थे। क्यों? सवाल नहीं करता ना वो। एक आदमी निकम्मा नाअहल है, क्या सवाल करेगा यार, बताओ मुझे। अभी अक्सर लोग बात कर रहे हैं, मैं मतलब टीवी पे बात हो रही होती है, मैं क्या कहूँ, वो मतलब मुनीफ फारूक का मैंने सुना, मैंने कहा यार ये बोल के गुजर गया, मैंने कहा ये तो जलजला है। कह रहा है मोहसिन नकवी साहब की बात हो, हाँ सही, तो कह रहा है कि मोहसिन नकवी साहब तो शहबाज शरीफ को जवाब भी नहीं देते। बेतौकीरी देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म के ओहदे की। ये होता है कि शहबाज शरीफ कहां, किधर है, कि एक मिनिस्टर जो कि कोई पॉपुलर मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन वो उससे कुछ पूछ नहीं सकता, तो वो है वहां लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ये होता है। सो गोरों ने हमारे साथ यही किया। उन्होंने मुसलसल आप पे उन लोगों को बिठाया जिनका इस्तेकाक नहीं था, मेरिट। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें मेरिट जरूरी नहीं था, लॉयल्टी जरूरी थी। मेरे लिए काम करोगे, जो बोलूंगा करोगे, करूंगा, करेंगे, आ जा बस। पर कानून सही गलत वलत नहीं देखना है तुझे, मैं बोलूंगा कर, पर तुझे करना है। तो एक सिस्टम बनाया गोरे ने, क्योंकि वो काबिज थे। उन्होंने आपको, अच्छा फिर उस सिस्टम को इतनी बार रिपीट किया कि एक आम आदमी ने कहा बॉस सर्वाइवल का तरीका ये है, इसको साफ बोलो बॉस। यार क्या करूं मैं, किस तरह सर्वाइव करूंगा, मुझे घर भी तो चलाना है भाई, बताओ भाई। तो एक मुआशरे में एक माहौल बना गुलामी का। गुलामी ग्लैमराइज हो गई, सर के रुतबे, सर के टाइटल्स, ये सारी चीजें उसी का हिस्सा है। एंड इट कंटिन्यूज टिल टुडे। आपके मुआशरे का डीएनए बना, उस डीएनए में सोचने वाला, काम करने वाला, सवाल करने वाला मातूब था, मारा गया, उसको दबाया गया, आज ये हाल हो गया। अब लेकिन एक गेम पलट गई है। गेम पलट ये गई है कि दुनिया का निजाम बदल गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और टेक ने दुनिया का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उथल पथल कर दिया। अब पिछले 30 सालों में सारे यस सर करने वाले कॉर्पोरेट कल्चरों के लोगों ने कचरे में डाल दिया। अब आ रहे हैं ये टी शर्ट जीन्स पहन के घूमने वाले, एक नई स्टैब्लिशमेंट राइज कर रही है। उस नई स्टैब्लिशमेंट ने एक नया निजाम बनाया है जिसमें सवाल भी होंगे, जिसमें जवाब भी होंगे, जिसमें बहुत फ्लैटर हायरार्कीज हैं, जिसमें इनोवेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, और वो खा रहे हैं सबको। तो अब ये ग्लोबली ये कल्चर आ रहा है दुनिया में और हम उधर ही बैठे हुए। तो बड़ा खौफनाक सिचुएशन है हमारे लिए। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या हम लोग चीज़ें गलत किए जा रहे हैं, लेकिन मैं एक 21 साल का लड़का और मैं अपने बिहाफ पे बहुत सारे लोग मेरे जैसे मेरी उम्र के होंगे। हाँ। आपने ये बता दिया कि हम लोग क्या क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आप अपने करियर में हाईली पेड पोजीशन पे भी रह चुके हैं। हमारा बहुत सारे लोगों का एम यही होता है ना कि एक ऐसी जगह पे पोजीशन पे जाना जहाँ पे एक हाई इनकम मिल रही हो, ये सब कुछ। तो पैसा कमाया आखिर कैसे जाता है? और जो अभी हमने पहले बात की, आपने बात की कि भाई इसमें हमारा भी कसूर है कि अगर हम लोग 15 साल तक 30,000 की सैलरी पे रुके हुए, 15,000 55,000 की सैलरी पे रुके हुए, और मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि रोना रोते हैं कि यार मेरी 55,000 रुपये सैलरी बढ़ नहीं रही। ये तो आपने बता दिया कि हमारा कसूर है कि हम लोग इस 15 साल से इस सैलरी पे रुके हुए हैं। तो क्या करें तो कि जो हम लोग इस सैलरी से बढ़े? मैंने क्या करना है? क्रिएट वैल्यू, बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन। वैल्यू इज ड्रिवन बाय स्कैसिटी। वो काम करो
जो कम लोग कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वैल्यू ऊपर जाएगी। इकोनॉमिक्स का उसूल है। खलास, लुक अराउंड यू, सी क्या क्या हो रहा है, कौन सा काम ऐसा है जो मैं कर सकता हूं, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, गेट इन देयर। सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, सदर के अंदर आगे पीछे इन इलाकों में तांगे चलते हैं। रफीक भाई जो तांगा चलाते हैं, बड़ा बेहतरीन तांगा चलाते हैं, यकीन करो, घोड़े का भी ख्याल से रखते हैं। लेकिन रफीक भाई आजकल की ईवी जो गाड़ियां हैं, क्या वो चला सकते हैं? रफीक भाई आज भी तांगा चला रहे हैं, तो रफीक भाई को कोई 1.5 लाख रुपए तांगा चलाने के तो नहीं देगा। कोई काम ही नहीं रफीक भाई का। अच्छा करते थे, रफीक भाई को देखना चाहिए था ना कि दुनिया आगे बढ़ रही है। अभी मैं पिछले 5 साल से एक बात रो रहा था, जब से कैनवा मैंने इस्तेमाल करने, मैंने कहा था ग्राफिक डिजाइनर्स खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत तेजी से हमने लाखों ग्राफिक डिजाइनर पैदा किए हुए इस वक्त, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। अगर आप, मैं फिर बता रहा हूं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इस चीज़ पे ईमान लाएं कि ये दुनिया इम्तिहान की, मुश्किल की, रगड़े की जगह है। मुझे यहाँ फाइट करनी है, मैं यहाँ फाइट करने आया हूँ। यार रफ्तार में हम नहीं फाइट कर रहे यार हम थोड़ा सा कमाते हैं, उसके लिए हम कितनी मुश्किलात उठा रहे हैं यार, कितनी मुश्किलात उठा रहे हैं। आप चाहते हैं, मतलब दुनिया में कोई आदमी जो कुछ भी करता है, मैं फिर अल्लाह के नबी की बात करूंगा यार, अल्लाह के नबी ने कितनी ज्यादा मुश्किलात उठाई हैं अपनी जिंदगी में। मतलब आपको क्या लगता है आप कौन है? मतलब मैंने एक तरफ इलॉन मस्क की एग्जांपल दी, ठीक है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, पागल है, जो भी है, लेकिन मेहनत बहुत करता है। एक तरफ मैं आपको कायनात की सबसे अजीम शख्सियत की मिसाल दे रहा हूं। दुनिया में कोई भी शख्स जो कोई भी काम करता है, वो मेहनत करता है, मुश्किलात से गुजरता है। ये अल्लाह का उसूल है, अल्लाह सब पे अप्लाई करता है इस उसूल को। और मैं बताऊं, अंबिया सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, अंबिया पे सबसे ज्यादा मुश्किलात आती हैं, अंबियाओं को आग में कूदना पड़ता है, अंबियाओं को बच्चे ज़बह करने का हुक्म आ जाता है, अंबिया की औलादें ज़बह होती हैं। ये आप समझ, मतलब आप समझ नहीं रहे, उसूल है ना कि राइज करने के लिए लड़ना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा हमारे 21 साल के 22 साल के लड़कों को कि नहीं, देयर इज नो इजी वे, देयर इज नो इजी वे टू मेक मनी। खलास, आप एक और मैं तुम्हें लाता हूं तो हमारा जो ग्रेविटेशन, लेजीनेस, जो हमारा, जो मैं कहता हूं ना, हमारा ओरिजिनल सिन। हमारे यहां कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबसे ज्यादा क्या कंटेंट क्रिएट हो रहा है? व्लॉग्स। सही कह रहा हूं? ऐसा ही। कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई पॉलिटिकल व्लॉगिंग कर रहा है, दोनों को सामने रखते हैं। दिन के 3-3 व्लॉग्स, आप क्या बात करेंगे? हमें इस पॉडकास्ट के लिए कितने दिन सोचना पड़ा, और पता नहीं अभी भी कैसा कंटेंट निकल रहा है, मुझे नहीं पता। कितने दिन सोचा, हम हफ्ते भर से बात कर रहे हैं यार, ये बोलेंगे, ये कहना चाहिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब मुझे दिन में तुम 3 दफा ये करवा दो, मैं तो फिर मौसम का हाल ही बता रहा हूँ तुम्हें। मैं क्या बताऊंगा तुम्हें? नहीं बता सकता मैं। 3-3 ब्लॉग्स हो रहे हैं सियासी सूरत हाल में, लगे हुए मुन्ना भाई फेंके जा रहे पे, लो क्वालिटी हाई फ्रीक्वेंसी, इधर पलटो। फैमिली ब्लॉगर्स, एक्सट्रीमली लो क्वालिटी, ऑलमोस्ट वल्गर, हाई फ्रीक्वेंसी। यहां पे भी सोच समझ के, दिमाग लगा के, अकल से कोई काम नहीं कर रहे कि यार थोड़ा जान लगाते हैं, डिफरेंट करते हैं कुछ, लेट्स रीच फॉर हाई। नहीं यार, फोन उठाओ, सो रहा हूं, खड़ा हो गया। सो हर तरफ यही हो रहा है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हर कोई कह रहा है बस झटपट मुझे कर दे, जल्दी करा दे, काम ना ले मुझसे, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बढ़े, बस मैं नाचना शुरू करूं। देखिए, सबसे पहले तो वो एक काम करे कि वो रात को घर पे जब सोने के लिए लेटे ना, तो एक किताब और एक पेंसिल ले, और उस पर लिखे कि मैं कर सकता हूं। अपने आप को एम्पावर करना शुरू करे पहले। आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूं। अपने जोरे बाजू पे यकीन पैदा करें। सबसे पहले चीज होगी द बिलीफ इज शेपिंग डेस्टिनी। यू हैव टू चेंज योर कोर बिलीफ। जब आपका बिलीफ बनता है, फिर आप गर्दनें घटाते हैं। आपको अपने आप पर बिलीफ पैदा करना है। बिलीफ कैसे आएगा? कॉम्पिटेंस से। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉम्पिटेंस से आता है ना, वरना तो आप हवाई फायर मारोगे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? मेहनत करने से। पूरी चेन चलेगी। बिलीफ से स्टार्ट हुआ, कॉम्पिटेंस एक्वायर करना शुरू की। कॉम्पिटेंस के लिए क्या करना है? चैट जीपीटी है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, जस्ट लुक अराउंड यू। अरे यार, यूट्यूब पे लोगों की पॉडकास्ट है, देखो, छोड़ दो व्लॉगर्स को।
फाइंड वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट देखो जिससे मुझे, अब तो चैट जीपीटी पे यही प्रॉम्प्ट डाल दो, मैं ये हूं ये हूं ये हूं, ये मेरे इर्द गिर्द का माशरा है, पाकिस्तान में बैठा हूं, क्या करूं? वो काम ढूंढो जो तुम अच्छा करते हो, किसी से कोई ना कोई काम होगा। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जब हम टैलेंट की बात करते हैं ना तो लोग मुझ पर क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए अगर आपके अंदर कोई काम नहीं था करने वाला, अल्लाह आपको पैदा नहीं करता। हाँ। तो सबसे पहले इस बिलीफ से शुरू करें कि अगर आज आप जिंदा बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे, यानी कि देयर वाज अ पर्पस फॉर योर एग्जिस्टेंस। अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया था। आपके माशरे ने, आपके माँ बाप ने, आपके दोस्तों ने, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी, और आपने खुद उस पर्पस को कहीं मिटा के फेंक दिया है। मिनाज, एटमाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज एक स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल के स्केलेबिलिटी से बनी है। मतलब एक चीज सबसे छोटी है, फिर वो मल्टीप्लाई हो गई ऐसे। तो अगर इस पूरी गंद की एक एटॉमिक गंद है ना, हाँ। छोटी गंद जो स्केल अप होके हर जगह प्रॉब्लम कर रही है, वो ये है कि हम काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, ईमानदारी से नहीं करना चाहते। आपको, मुझे पता है लोग बोलेंगे हम तो करते हैं, हमारे एक से क्या फर्क पड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या फर्क पड़ेगा। हम हुकूकुल इबाद की रट लगाते हैं। फराइजुल इबाद भी तो कोई चीज है ना यार। तू अपना काम कर और ये समझ कि एक रब है ना। हम 98% मुसलमान मुल्क हैं भाई, एक रब है वो देख रहा है। फरहान मलिक की गारंटी ले लो यार, क़यामत के दिन गिरबान पकड़ लेना अगर अल्लाह तुम्हें जाया कर दे। अल्लाह नहीं जाया करेगा, अल्लाह नहीं करता जाया। काफिरों को इस दुनिया में भी रिटर्न दे देता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं, एक बाइक वाला है, वो 50 मीटर, मेरा घर जहां पे गुलिस्तान जौहर में, तुमने देखा है, वहां से ना एक जुगाड़ सा है, रॉन्ग रूट जुगाड़ सा है। तो बाइक वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को किसी भी, अब ये देखो जबरदस्त आप एक माइंडसेट देखो, बाइक वाले समझते हैं कि ट्रैफिक का कोई लॉ, कोई कानून हम पे अप्लाई, क्योंकि हम तो बाइक वाले हैं। ये है माइंडसेट कि मैं तो कोई एक आजाद सी मखलूक हूं, मुझ पे तो कुछ, कहीं भी चला जाऊं, किसी को भी मार दूं, किसी के अंदर घुस जाऊं, मुझ पे कोई, क्योंकि मैं गरीब हूं। गाड़ी वाला चूंकि अमीर है, इसको क्या फर्क पड़ता है। ये एक चीज है। लेकिन मैं तुमको मजे की बताता हूं, बाइक वालों को मैंने वैसे ही रगड़ दिया। हमारी कॉलोनी से 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ की गाड़ी वाले निकलते हैं और वो उस 50 मीटर का रॉन्ग कट लेते हैं। वो नहीं घूम के आएगा थोड़ा सा आगे, वो सामने जाएगा, 50 मीटर का कट नहीं लेगा, वो वही कट लेगा रॉन्ग सामने वाला। और मैं देख रहा होता हूं यार, ये है ट्रेजेडी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। Nobody wants to go around the circle. Nobody cares. दरअसल हमारा इस चीज पे बिलीफ ही नहीं है कि हम जो गंद क्रिएट कर रहे हैं वो भी मुआशरे में रहता है। जैसे जो मेहनत हम क्रिएट करते हैं ना, वो उसका रिटर्न मिलता है। तो जो गंद क्रिएट कर रहे हैं ना, इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू एंड बाइट यू। बाय द वे, इट हैज कम बैक टू बाइट अस। अब अमीरों का भी गुजारा नहीं हो रहा इस मुल्क में। अब वो पॉर्टिकल जा रहे हैं। पहले कहते थे अमीरों का मुल्क है, अमीरों के लिए अच्छी जगह है। अब अमीर कह रहे नहीं यार, हमारे लिए भी अच्छी जगह नहीं है। और आप दुनिया में कहीं वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हमारा सेठ, वहां पे भी रेंट सीकिंग कर रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, ऐसे धंधे कर रहा है जिससे रेंट सीकिंग हो जाए। कोई एंटरप्रेन्योरशिप कहीं नहीं कर पा रहा हमारा सेठ, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं हुई थी। एनीवे सर, यानी ये वही बात हो गई कि हम लोग 100 बाइक वाले एक शाहरा पे खड़े हुए एहलकार को गालियां दे रहे होंगे कि भाई ये इसका कसूर है, ये रिश्वतखोरी कर रहा है, ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन हम वही 100 लोग, जब पुलिस वाला नहीं खड़ा होता तो उस वक्त तो वो पुलिस वाला हमें मजबूर नहीं कर रहा था शाहरा तोड़ने के ऊपर, लेकिन हम लोग निकल जाते हैं। तो मसला ये है कि हम लोग समझ रहे हैं कि वो एक आदमी ठीक कर सकते हैं और जुल्म करने वाले हम लोग सारे लोग हैं। अच्छा सर, इतनी सारी बात हो गई काम करने पे, मेहनत करने पे, ना मांगने पे और इन सब चीज़ों पे। इस गुफ्तगू के बाद कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फरहान साहब एक तरफ तो ये सारी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक हफ्ते पहले उन्होंने पेट्रियन लॉन्च किया है, तो वो भी तो पैसे मांग रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं सपोर्ट अस। तो ये क्या खुला तजाद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली यही है जो मैं कह रहा हूं। हाँ, यू आर गेटिंग रिलायबल, क्रेडिबल, सच पे मबनी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हमें अपनी पैसे के साथ रिलेशनशिप को तब्दील करना होगा, वैल्यू के साथ रिलेशनशिप को तब्दील करना होगा।
रफ्तार क्रिएट्स वैल्यूएबल कंटेंट, क्रेडिबल, वैल्यूएबल, हाई क्वालिटी कंटेंट। वैल्यूएबल क्यों है? मुझे बच्चे आके बताते हैं हम CSS की तैयारी करते हैं, हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आपका कंटेंट देख के। मुझे लोग बताते हैं कि हमने मॉमकास्ट पे PPD, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर आपका कंटेंट देखा, हमारी तलाक होते होते रह गई, हमने बच गई तलाक, हमारी शादी खत्म हो रही थी, मेरे और बीवी के ताल्लुकात खराब हो गए थे, हमने आपकी मॉमकास्ट की PPD के बारे में एपिसोड देखी, हम लोग बच गए, हमारी शादी बच गई। हमारे पास हम मुसलसल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आप जब रफ्तार की या मॉमकास्ट की कोई भी कंटेंट को देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, हम आपको नहीं देख रहे होते लेकिन हम आपको देख रहे होते हैं, हमारे जहन में आपके मसाइल होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। आज जो ये पूरी पॉडकास्ट है, मुझे बताओ ये बड़ी अनपॉपुलर बातें की है कि नहीं की है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव अ कॉस्ट। हम अगर ये अल्लाह के नबी की एक हदीस है, कतबा अलैकुमुल इहसान, अल्लाह ने तुम पर एक्सीलेंस को फर्ज किया है। मैं ये नहीं कह रहा हम एक्सीलेंट हैं, हम कोशिश करते हैं एक्सीलेंट होने की, एक एक चीज में कोशिश करते हैं। आपको हल्का सौदा बेचने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो आइडियोलॉजी वाइज हो या चाहे वो प्रोडक्शन वाइज हो। इन तमाम चीजों की एक कॉस्ट है ना, उसके बारे में हमने ट्रांसपेरेंटली आपको बताया कि 100 रुपए कॉस्ट है, 50 रुपए यूट्यूब से आता है, बाकी हमें सब्सक्रिप्शन पे जाना पड़ेगा। डोनेशंस नहीं मांग रहे भाई आपसे, फी सबीलिल्लाह नहीं मांग रहे आपसे कुछ, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर यू टू से दैट, बट ये एक हमारा पूरा प्रोसेस है, इससे हम गुजरते हैं। अगर आपको लगता है हम वैल्यू लाते हैं, बिकम अ सब्सक्राइबर, खलास, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो यानी सर वही वाली बात हो गई कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। थैंक यू सो मच सर।